नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलो इस वीडियो को डिटेल के साथ समझते हैं इस थ्योरी को। तो ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई थी? हरिचमैन के द्वारा दी गई थी। इनकी ही एक किताब जिसका नाम था द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कब दी गई थी ये थ्योरी? 1958 में दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, रिमेंबर रखोगे। और बाकी इसके प्रोपोनेंट भी थे इस थ्योरी के, वो कौन कौन से थे? H.W. सिंगर, पॉल स्ट्रेटन और रोस्टो और किंडल बर्गर। ठीक है। तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या बताती है? ये बताती है कि फोकस करना सर्टन सेक्टर्स पे, कुछ ही सेक्टर या इंडस्ट्रीज पे जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ड्राइव करते हो, ऐसी ही स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज पे फोकस करना जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकें। ठीक है। तो ये अप्रोच एम्फेसाइज करती है, इंपॉर्टेंस देती है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर और प्रायोरिटाइज करती है स्पेसिफिक सेक्टर को जिनके पास पोटेंशियल होती है कि वो जनरेट कर सकें सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक गेन्स को। ठीक है। तो फिर से हम देखते हैं कि अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या बताती है। कंसंट्रेट करती है रिसोर्सेज या इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर ताकि जो क्रिएट कर सकें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और जिनका स्पिल ओवर इफेक्ट हो, जो बेनिफिट करें इंटायर इकोनॉमी को। ठीक है। तो ये अप्रोच एम क्या करती है कि अचीव करना रैपिड ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय टारगेटिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर जिनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, सच एज जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हाईटेक सेक्टर्स हो गए, इनके पास बड़ा ही स्पिल ओवर इफेक्ट्स होता है और इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बड़ी ज़्यादा होती है। तो ये बताती है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। ठीक है। तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी और भी क्या रिकॉग्नाइज करती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा वो सिमेट्रिकल या सेम नहीं होना चाहिए, हर एक सेक्टर में बराबर नहीं होना चाहिए। केवल उसी सेक्टर पे होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास ग्रेटर कैपेसिटी है, जो ग्रोथ को ड्राइव कर सके या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सके, उन्हीं सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है कि ये जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी जो है ये क्या करती है? इम्बैलेंसेस लाती है, रीजनल डिस्पैरिटीज लाती है और आवर रिलायंट या आवर डिपेंडेंट बनाती है एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के ऊपर, जिस वजह से इकोनॉमी, होल इकोनॉमी लॉन्ग टर्म पे एक रिस्क पे आ जाती है। तो ये भी बात आपको नोट में रखनी है, रिमेंबर रखनी है। ठीक है। तो हरिचमैन ने इन्वेस्टमेंट को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक कन्वर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट और एक डाइवर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट। कन्वर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये क्रिएट करता है इकोनॉमीज को, बट इतना ज़्यादा इकोनॉमीज को क्रिएट नहीं करता है जितना डाइवर्जेंट सीरीज करता है। ठीक है। ये दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कन्वर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट है, ये कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज करती हैं। और ये बेनिफिशियल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता बल्कि प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल होता है कन्वर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और इसमें इंक्लूड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आती हैं, डीपीए आती हैं कन्वर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। और कन्वर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट क्या करता है? ये इकोनॉमिक्स को रेफर करता है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे इन्वेस्टमेंट लेवल अप्रोच किसको करते हैं? स्टेबल और स्टेडी स्टेट को ओवर टाइम में। ठीक है। अब सेकंड है डाइवर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट। डाइवर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट क्या बताता है? ये मोर इकोनॉमीज को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करते हैं एज कंपेरिजन टू कन्वर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट। डाइवर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्रिएट करते हैं इकोनॉमीज को। ठीक है। और सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें कौन होता है? पब्लिक डोमेन होती है, सरकार होती है, गवर्नमेंट इस इन्वेस्टमेंट को करती है। कौन से? डाइवर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। और ये बेनिफिशियल होता है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और इसमें कौन से एक्टिविटीज़ आती हैं? सोशल ओवरहेड कॉस्ट या कैपिटल्स आते हैं। और डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं लाता है इन्वेस्टमेंट ताकि इंक्रीज डिक्रीज होकर जो स्टेबल स्टेट को नहीं अचीव करते हैं हम डाइवर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। ये भी रिमेंबर रखना है आप। अब दो टर्में ऊपर आई कि सोशल ओवरहेड कॉस्ट और कैपिटल और डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। सोशल ओवरहेड कॉस्ट या कैपिटल क्या होता है? ये इसी को बोलते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, सोशल ओवरहेड कॉस्ट। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक फैसिलिटीज़ पे किया जाता है जो सपोर्ट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंप्रूव करती हैं ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी को। ठीक है। ये कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? जो एसेंशियल पब्लिक गुड्स या सर्विसेज पे किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पे, कम्युनिकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सिस्टम या अदर फॉर्म ऑफ
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे किए जाते हैं उनको कहते हैं सोशल ओवरहेड कॉस्ट या सोशल ओवरहेड कैपिटल। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर कौन करता है? गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं और ये होते हैं प्रेशर रिलाइविंग एक्सपेंडिचर होते हैं और मोर प्रेफर्ड वन होते हैं। सबसे पहले इनको प्रेफर किया जाता है सोशल ओवरहेड कॉस्ट या एक्सपेंडिचर्स को या कैपिटल को। ठीक है, सेकंड हमने डिस्कस किया ऊपर की डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ या डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़, डीपीए ये क्या है? तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है कि ये क्या है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक एक्शन है या टास्क हैं जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में। ये एक्टिविटीज़ फोकस किया जाते हैं ताकि इंप्रूव की जाए एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और आउटपुट लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए। ये एक्सपेंडिचर कौन अंडरटेकन करता है? कौन करता है? डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन पे कौन एक्सपेंडिचर कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस करते हैं और ये फॉलोड होते हैं जब सोशल ओवरहेड कैपिटल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं तो तब किया जाता है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये होते हैं प्रेशर क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, तो हरिच मैन ने दो और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, दो लिंकेज, कौन से? फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंकेज हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी लेना ज़रूरी हो जाता है, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंकेज है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज क्या बताते हैं? एक कंसेप्ट हैं जो डिस्क्राइब करते हैं इंटरडिपेंडेंस या रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेक्टर और इंडस्ट्रीज जो इकोनॉमी में होती हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है और बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है। फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? जो कनेक्ट करता है एक इंडस्ट्रीज़ को और दूसरी इंडस्ट्री के साथ जो प्रोडक्ट जिसका यूज़ करती है एज इनपुट्स। ठीक है, दोबारा से बोल देता हूँ, फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? ये कनेक्शन होता है जिसमें एक इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करती है जो उसके प्रोडक्ट को यूज़ करती है या इनपुट्स को यूज़ करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक आ गया, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री है, ये वाली एक ए है स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, और बी इंडस्ट्री आ गई। बाकी इंडस्ट्रीज़ वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बनाती हैं? क्या मशीन टूल बनाती हैं जहाँ यूज़ करती हैं स्टील को एज ए बेसिक यूनिट्स। ठीक है, तो ये बी है। ठीक है, तो अब एक जो है ये जो लिंक बन रहा है ए का बी के साथ, ये क्या है? फॉरवर्ड लिंकेज है। अगर बी का ए के साथ बोलें तो ये क्या होगा? बैकवर्ड लिंकेज। इसको हम नीचे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड लिंकेज की बात करें, ये क्या बताता है? ये कनेक्शन बताता है एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री के साथ जो क्या करती है? सप्लाई करती है इनपुट्स फर्स्ट इंडस्ट्री को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टील प्लांट, ठीक है, स्टील प्लांट अगर स्टिमुलेट हुआ जो डिमांड करता है स्टील स्क्रैप की, कोल की या अदर रिलेटेड गुड्स की, तो जिस वजह से जो बी है वो देता है, अब किसको सप्लाई करता है? ए को, जो ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी। तो ये थे दो लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज। तो ये थी थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिटेल के साथ हमने डिस्कस की आपके साथ। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। वीडियो अपने अंत तक देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching this video.